हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, जिसमें मैंने 2 सेट प्रैक्टिस ऑलरेडी आप लोग को करवा दिया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 67 बीपीएससी की नोटिफिकेशन आप लोग को लिए निकल चुका है, रिलीज हो चुकी है। इसका डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप करने का 30 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक रखा गया है, यानी 1 मंथ पूरा दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप लोग अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि बार बार सुधारने का मौका इस बार बीपीएससी नहीं दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को सेट प्रैक्टिस करवा रही थी, जिसको मैंने अभी रोक दिया है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन बैंक लेकर प्रीवियस ईयर्स का, वो लोग बंद कर दें। अब मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर नया वाले जो आ चुके हैं मार्केट में, उसको लेकर शुरुआत कर दें। इससे फायदा आपको ये होगा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपके करंट भी अटैच रहेंगे। करंट अटैच रहेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट का आपका रिवीजन होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में वेटेज चल रहा है तो करंट अफेयर का है। इसीलिए मैंने भी आप लोगों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया एग्जामिनेशन को लेकर 67 बीपीएससी को, जिसमें 2 सेट्स प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग 67 बीपीएससी के लेकर आगे से क्वेश्चन देखते हैं। तो 43 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था, आज मैं आपको 44 से बताने वाली हूँ। तो देखिए 44 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो 44 में पूछा जा रहा है कि आईने अकबरी लिखी गई है, यानी कि आईने अकबरी एक पुस्तक है, किसको ये लिखा किसने है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए आईने अकबरी एक पुस्तक जिसका देखिए फरिश्ता द्वारा, बीरबल द्वारा, इब्न बतूता द्वारा, ये अबुल फजल द्वारा। तो आईने अकबरी जो लिखा गया है, आप सबको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बता देती हूँ कि देखिए मेरे जो सेट प्रैक्टिस होंगे उसमें जितने भी फैक्ट्स रहेंगे मैं आपको हर एक चीज़ को डिटेलिंग में बताऊंगी, ताकि आप लोग को एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन के बारे में जानने की जानकारी आपको मिल जाए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आईने अकबरी जो है जिसको लिखने वाले व्यक्ति हैं अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल अकबर के दरबारी के रचनाकार थे, यानी अकबर के जो दरबार में रहने वाले थे उन्हीं में से एक थे अबुल फजल, और रचनाकार थे उनकी मृत्यु 1602 ईस्वी में हो गई थी। आईने अकबरी और अकबर कालीन शासक के प्रकाश डालता है, यानी कि आईने अकबरी में किसके बारे में बताया गया है, तो अकबर के शासनकाल को, ये अकबर के शासनकाल प्रणाली को प्रकाश डालता है। इन्हें अकबर के शासनकाल के बारे में अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया आईने अकबरी में बताया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अबुल फजल किनके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में एक रचनाकार थे। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए उसमें कि 1857 के टाइम पे जो विद्रोह छिड़ा था उसमें पूछ रहा है उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस। तो देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 45 का ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ही थे जिनके टाइम पे 1857 का विद्रोह छिड़ा गया था। 1857 के विद्रोह क्यों हुआ था आप सबको अच्छे तरीके से मैंने बताया है, और कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुआ था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका डेट। अब चलिए देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मुझे याद आ गया तो मैं बता देती हूँ। देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी, तो 1857 का विद्रोह का ऐतिहासिक विद्रोह है। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत में शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। यानी 1857 की क्रांति में ही जो भी भारत के शासन कंपनी थी सीधे सीधे ब्रिटिश के हाथों में चली गई थी। और ये स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा 1857 की क्रांति के। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज याद रखिएगा कि उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड कैनिन थे। लॉर्ड कैनिन के कार्यकाल में ही ये 1857 का विद्रोह हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का परिवर्तन किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा का परिवर्तन कौन किए थे, तो देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा, JL नेहरू द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आप सबको इसका अच्छे तरीके से पता होगा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाले एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ही थे जो अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए थे। अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात भारतीयों को कही थी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही कहा गया था। और ये जो परिवर्तन हुआ था 1853 में हुआ था, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर में, 1835 में ईस्वी में हुआ था लॉर्ड मैकाले के द्वारा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। आप सबको कई बार ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, पॉलिटी पर एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़े होंगे, पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है। तो देखिए उसमें बार बार यह होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जो भारतीय संविधान के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना है, इसने किसने कहा था। आप सबको पता है ये नारा किसने दिया था, तो GV तिलक ने दिए थे। कौन दिए थे, तो ये BG तिलक के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे अवश्य लेकर ही रहूंगा। तो चलिए अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये आपका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान गृहीत हुआ था। भारतीय संविधान गृहीत कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1939 को, 26 नवंबर 1939 को, 31 दिसंबर 1939 को। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1939 को ही भारतीय संविधान गृहीत हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ भी दिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता देती हूँ। भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को गृहीत हुआ और उस समय इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी आपको पता है 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग भी हैं और लेकिन अनुच्छेद अभी बढ़ गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी कितने हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट का 50वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक राज्य का राज्यपाल डैश दिया हुआ है, विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति होता है या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। तो आप सबको पता ही है कि इस 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही ये बने रहते हैं और राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक राज्यों के राज्यपाल अपने रहेंगे। और जो आपातकाल लगाया जाता है, राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है किनके द्वारा ही, तो राज्यपाल के कहने पर ही लगाया जाता है। राज्यपाल होते हैं जो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होते हैं, 5 वर्षों के लिए होते हैं। 352 के अनुच्छेद में 315 या फिर शायद 300, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, उतनी अनुच्छेद में इसको दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसका आगे का क्वेश्चन देखिए, मैं अनुच्छेद आपको बता देती हूँ। देखिए 156 भारतीय संविधान में आर्टिकल 156 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है कितने सालों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए होती है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, देखिए इसे पूछा जा रहा है कि एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है। तो देखिए केंद्र का कार्यकारी प्रधान कौन होता है, तो आप सबको पता है कि केंद्र के कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। नामित होते हैं कौन, तो राष्ट्रपति। यानी सारे काम जो होंगे राष्ट्रपति पर होंगे, लेकिन काम कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री। जैसे कि मैं एग्जांपल आप देती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जी जब आए थे भारत, तो वो नामित हुए थे किनके, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जितने भी जहाँ भी गए या कोई भी काम किए उनके साथ जो कार्यकारी में रहे, तो वो कौन रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी रहे थे, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी ही रहे थे। आप सबने देखे होंगे टीवी पे, तो आपके माइंड में ये छप गया होगा, अचानक आ ही गया होगा कि देखिए नामित जो हुआ था राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन कार्यकारी कौन होते हैं केंद्र में, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्य में कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं, तो आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि राज्य में कार्यकारी प्रधान कौन होंगे, तो राज्यपाल होंगे। राज्यपाल में होंगे राज्यपाल, कार्यकारी प्रधान होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन 52 में पूछा जा रहा है कि गुलिवर ट्रैवल्स पुस्तक किसने लिखी है। देखिए ये पुस्तक का नाम है, तो इसने किसने लिखा है, तो आप सबको इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जोनानाथ स्टीवर्ट। जोनानाथ ये स्टीवर्ट के द्वारा ही गुलिवर ट्रैवल्स पुस्तक लिखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे बुक्स का नाम नहीं आते हैं, बुक्स के देखिए बुक्स में राइटर्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बुक में कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो बुक जो क्वेश्चन जो आते हैं राइटर्स वगैरह के नाम आते हैं आपके करंट अफेयर्स आएंगे, यानी कि जो एक साल में कुछ ऐसे बुक्स लिखाए होंगे, उनके राइटर कौन है, उनका विमोचन कौन किया, किनके द्वारा विमोचन किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनका नाम याद रखिएगा, मैं
उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाली हूँ कि 2021 में अभी तक कौन कौन सी बुक लिखी गई है, उनके राइटर कौन है और उनका कौन कौन विमोचन किया गया था। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मेरे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए कि डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा। द डेविड कॉपरफील्ड, ये भी बुक का नाम ही बताया जा रहा था। देखिए डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है, तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ही डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जामिनेशन बीपीएससी में पूछा जा चुका है ये। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि फेलूदा पात्र का सृजन किसने किया। फेलूदा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फेलूदा पात्र का सृजन किसने किया है। सत्यजीत राय, शंकर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए 54 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय के द्वारा ही फेलूदा पात्र का सृजन किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था। तो देखिए श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सत्तर चंद्र चट्टोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय, सत्यजीत राय। तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सत्तर चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा श्रीकांत पात्र का सृजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार एक नज़र में आप लोग डाल दीजिएगा, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहा, इंपॉर्टेंट भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। ये उस टाइम ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर है इसमें से डाल दिया गया है, लेकिन इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मत रखिएगा, एक बार नज़र में आप लोग इसको देख लीजिएगा सिर्फ। अब अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है, आप सबको पता होगा, कई बार आप लोग नाम सुने गीतांजलि पुस्तक। तो देखिए काजी नजरुल इस्लाम, सत्येंद्र नाथ दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर या बिहारी लाल चक्रवर्ती। तो 56 का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सी, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ही गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी गई है और गीतांजलि नामक पुस्तक पे ही इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखिए विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे एक धनी परिवार से थे, एक धनी यानी कि अच्छा खासा इनका परिवार का इनकम था, वही इनका उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार आ जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर धनी परिवार से थे या निर्धन, तो ध्यान दीजिएगा धनी परिवार से थे। ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है बीपीएससी, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन वो खोजते रहता है डालने के लिए, तो मैंने इसको लिख दिया क्योंकि मैंने कहीं पे इसको बारे में पढ़ा था तो मुझे अचानक याद आया, इसलिए मैंने इसको धनी और निर्धन में आप लोग को बांट दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो धनी फैमिली से बिलोंग करते थे। अब चलिए इसके बाद पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो देखिए 57 का हो जाएगा बेलिकटन सिटी जो है वो विश्व का सबसे छोटा देश है। अब देखिए इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए जो मालदीव है उसका जो मैं आपको वर्ग क्षेत्रफल बता देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। मालदीव है 298 वर्ग किलोमीटर में है, इजराइल है 21,946 किलोमीटर में है, चिली है जो 7,36,905 वर्ग किलोमीटर है। अब बेलिकटन सिटी जो है मैं आपको इसका लिख देती हूँ 0.44 वर्ग किलोमीटर में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इतने किलोमीटर में, यानी सबसे छोटा देश विश्व का क्या है, बेलिकटन डीसी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि नासिक अवस्थित है। नासिक कहाँ अवस्थित है, तो नासिक कृष्ण नदी के तट पे, कावेरी नदी के तट पे, गोदावरी नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नासिक कहाँ उपस्थित है आप सबको पता ही होगा, 58 का गोदावरी नदी के तट पे। तो ध्यान दीजिएगा ये गोदावरी नदी के तट पे नासिक अवस्थित है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जाए केरल की राजधानी कहाँ है। तो केरल की राजधानी आप सबको पता ही होगा, केरल की राजधानी कहाँ है, तो यह है तिरुवनंतपुरम ही केरल की राजधानी है। और मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है तो वो केरल में ही अवस्थित है, केरल में ही सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, यानी सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं, तो केरल में है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मसालों का बगीचा ही केरल को कहा जाता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है। इसमें पूछा रहा है कि गुजरता है मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कर्क रेखा है जो 23 डिग्री 1/2 है, यानी कि
देखिए इतने डिग्री पर ये उत्तरी अक्षांश में है, यहाँ पे अब लिख देती हूँ मैं, उत्तरी अक्षांश में ही है, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा इतने उत्तरी अक्षांश में है। अब चलिए इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि मकर रेखा, विषुवती रेखा, 0 डिग्री देशांतर, तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो 0 डिग्री देशांतर इसमें लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये आपका हो जाएगा ये यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा यही कर्क रेखा से होकर गुजरता है, इसको ध्यान देखिए। जो निम्नलिखित में से जो होकर गुजरता है भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होकर गुजरता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य खनिज उत्पादक है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्य खनिज कौन सा उत्पादक खनिज है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा ए, यानी कोयला जो है मुख्य खनिज उत्पादक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता था। रिएक्टर स्केल का प्रयोग शरीर के ताप को मापने के लिए, महासागर की गहराई के मापने के लिए, हवा की तीव्रता को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। तो आपको सबको सब पता ही होगा कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, इस पैमाने का विकास 1935 में अमेरिकी की एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स फॉरिस रिचर्ड के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो संख्या होती 1 से 9 तक की संख्याएं होती है, इसमें हर आगे वाली जो संख्या पीछे वाली संख्या के दुगनी होती है और इसी से भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है, किससे, तो रिएक्ट स्केल से। इनका नाम याद रखिएगा, एक अमेरिकी के वैज्ञानिक थे। कब इसका आविष्कार हुआ था, मैं लिख देती हूँ 1935 में हुआ था। अब व्यक्ति का नाम मैं बता देती हूँ, चार्ल्स फ्रांसिस रिचर्ड थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, गुजराती साहित्य के विशिष्ट सेवाएं हेतु, भारतीय चलचित्र के लिए विशिष्ट सेवाएं होती, भारतीय खेल के विशिष्ट सेवाएं होती, या फिर भारतीय संगीत के लिए विशिष्ट सेवाएं हेतु दिया जाता है, किस में दिया। तो देखिए दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए 63 का किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संगीत के लिए विशिष्ट सेवाओं हेतु दिया जाता है। यानी भारतीय संगीत में जो अव्वल दर्जे में होंगे उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए मैं इसको एक इसमें फैक्ट बता देती हूँ। देखिए दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। 1969 में ये स्थापित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रति वर्ष किसी एक फिल्म व हस्ती, यानी कि फिल्म और कोई हस्ती को दिया जाता है। प्रथम जो दादा फाल्के पुरस्कार थे अभिनेत्री जो एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था देविका रानी को दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो दादा साहेब पुरस्कार था जो शुरुआत 1959 में किया गया था, एक अभिनेत्री थी जिनका नाम देविका रानी था, इन्हीं को दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र या फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए एक व्यक्ति को या किसी हस्ती को दिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी एक नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ, देखिए नृत्य से क्वेश्चन आते हैं, नृत्य से क्वेश्चन आए हुए हैं। 64 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है नृत्य से, और इंटरव्यू में तो कई बार पूछे जाते हैं। जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस की तैयारी में इंटरव्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बार भी इंटरव्यू जब हुई थी इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुकी है कि बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध है नृत्य कौन सा है, तो बिहार के सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य है वो विदेशिया है, इसको ध्यान रखिएगा, विदेशिया आता है। और एक दो और को है जो है, जैसे कि एक हो जाएगा लौंडा नाच, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नाच है वो तो लौंडा नाच है बिहार का। उसी तरीके से कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो देखिए कुचिपुड़ी जो नृत्य है 64 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा तो जितने भी स्टेट हैं भारत के, मैं सभी के जो नृत्य है, इंपॉर्टेंट डांस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो के साथ। लेकिन इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैम एक आप लोग नृत्य पर एक वीडियो बना दीजिए, तभी मैं जाके बनाऊंगी। आप लोग के कमेंट पे ही मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के लिए, वही हैंड रिटन नोट्स में, मेरे खुद के एक नोट्स में लिखा हुआ है, अपने नोट्स से ही मैं आपको बताऊँगी इसको।
अब आगे चलिए देखिए, एक और आ गया भरतनाट्यम मूलतः है। भरतनाट्यम कहाँ के? तमिलनाडु का नृत्य है, कर्नाटक का नृत्य है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का। तो देखिए आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी होगा, तो सीधे यहाँ से कट गया, आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, बाकी बच गया 3। अभी तीनों में से 65 का जो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उत्तर भारत में जितने भी नृत्य हैं तो सारे के सारे उत्तर भारत में जितने भी उत्तर भारत में आएंगे सारे के सारे वहाँ भरतनाट्यम ही होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के जितने भी राज्य आएंगे ना उसमें अगर आपका नृत्य दिया जाएगा तो भरतनाट्यम ही आप लगाइएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद दिया जा रहा है सही जोड़े को इंगित कीजिए। देखिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, जाता भी है। आगामी जो आने वाला एग्जामिनेशन है जैसे 67 बीपीएससी CDPO एग्जामिनेशन, आपको मिलान करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए हरि प्रसाद चौरसिया शहनाई, विलायत खान वायलिन, शरण रानी बांसुरी, पंडित रविशंकर सितार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 69 का सही इंगित करिए, तो सही इंगित करने में ई हो जाएगा आपका। देखिए 66 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी पंडित रविशंकर जो थे वो सितार बजाते थे, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक जोड़ करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जो आज मैंने आपको 44 से आईने अकबरी से लेकर मैंने सही जोड़ तक आपको जितने भी क्वेश्चन बताए एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं जैसे बीपीएससी 67 CDPO या बिहार स्पेशल जैसे बिहार SSC या फिर बिहार दरोगा, बिहार SI, जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सब में आपको ये प्रैक्टिस सेट से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर लड़ जाएंगे। यानी 20 क्वेश्चन में से अगर आपका 2-3 क्वेश्चन लड़ जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक नज़र में देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 1857 की क्रांति है तो 100% है एक क्वेश्चन यहाँ से 1857 से आना तय है, चाहे वो आपको गवर्नर जनरल के बारे में पूछे या डेट पूछे या फिर उसके कौन नेतृत्व कर रहे थे बिहार से, अगर बिहार PCS के हैं तो पूछा ही जा सकता है। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन तो पक्का एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट की तरफ से आज जो मैंने सेट प्रैक्टिस करवाया इसके अगला पार्ट मैंने करवाया 44 से लेकर 66 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको 20 क्वेश्चन करके ला रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसका जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ उसको याद कर सकें। क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है कि जो भी स्टूडेंट को फैक्ट्स याद रहेगा उनका आंसर बिल्कुल सही रहेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि फैक्ट्स ही रहेगा जो आपको सही आंसर तक ले जाएगा। आपको फैक्ट्स के ही जरिए आप गलत आंसर को छांट पाइएगा और सही आंसर तक पहुँच पाइएगा। इसीलिए आप लोग इसको फैक्ट्स जो मैं बता रही हूँ, कुछ डेट बता रही हूँ, कुछ रिलेटेड कुछ फैक्ट्स से इंपॉर्टेंस नाम बता रही हूँ, उसको आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि वही एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बिहार स्पेशल के 67 बीपीएससी CDPO एग्जामिनेशन, बिहार SI, बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन में सेट प्रैक्टिस के लिए बस इतना ही। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नए जोश के साथ और नए फैक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।